एक टाइम पे प्रभास को उनकी डायनामिक स्क्रीन प्रेजेंस और एक्टिंग के लिए जाना जाता था। स्क्रीन पे वो इतनी एनर्जी के साथ आते थे कि उन्हें रेबल स्टार का टैग दिया गया। और बाहुबली के लिए उन्होंने जो डेडिकेशन दिखाई थी वो तो सबको ही पता है, जहाँ पे उन्होंने 5 साल सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट को दिए, ना कोई ऐड की और ना कोई और मूवी। इनफैक्ट सिर्फ एक रोल के बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो अपना वेट 100 kg तक ले गए थे, जो दिखाता है उनके डेडिकेशन और हार्डवर्क को। और इसका रिटर्न भी उन्हें मिला जब वो पैन इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए, और उनके जितना मार्केट आज भी किसी साउथ सुपरस्टार का नहीं है। पर बाहुबली के बाद उन्होंने एक्टिंग करना एकदम छोड़ ही दिया है। मूवी में उनकी अपीयरेंस और डायलॉग डिलीवरी देख के लगता है इन्होंने अपने रोल के लिए बिल्कुल भी प्रिपरेशन की ही नहीं है। आदि पुरुष में श्री राम जितने इंपॉर्टेंट रोल के लिए उन्होंने अपनी फिगर भी मेंटेन रखना जरूरी नहीं समझा। और उनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन की तो क्या ही कहने, उन्हें देख के लगता है उन्होंने सिर्फ मूवी का बजट और अपनी फीस देखकर ही प्रोड्यूसर को ओके बोल दिया। साहू, राधेश्याम और सलार के प्रभास में अगर कोई डिफरेंस था तो सिर्फ उनके कॉस्ट्यूम और हेयर स्टाइल का। कल्कि में उनकी परफॉर्मेंस उनकी पिछली मूवी से तो अच्छी थी, बट इंडिविजुअली देखा जाए तो वो भी एवरेज ही थी। तो ये जानना तो जरूरी है कि जो प्रभास बाहुबली से पहले इतने मेहनती और डेडिकेटेड थे, उन्होंने बाहुबली के बाद एक्टिंग ही करना क्यों छोड़ दिया। प्रभास ने अपना करियर स्टार्ट किया था 2002 की ईश्वर से, फिर कुछ फ्लॉप्स देने के बाद 2004 में इनकी वर्षम मैसिव हिट होती है। ये मूवी इतनी बड़ी हिट होती है कि बागी वन की स्टोरी लाइन इसी से उठाई गई थी। इस मूवी की एक डिटेल है कि ये मूवी लूजली रामायण पे बेस्ड थी। इस मूवी में प्रभास का काम इतना अच्छा था कि उनसे इंप्रेस होकर राजा मौली 2005 में उनके साथ छत्रपति मूवी बनाने का डिसीजन लेते हैं। प्रभास इसी मूवी में पहली बार एक रेबल के रोल में नजर आए थे। इसमें प्रभास की एक्टिंग और राजा मौली की डायरेक्शन लोगों को इतनी पसंद आई कि ये मूवी सुपर हिट हो गई थी। प्रभास ने यहीं से रेबल वाले रोल्स को करना शुरू किया था, जहां 2012 में आई उनकी एक मूवी का नाम ही रेबल था। प्रभास ऑन स्क्रीन तो इतने एंग्री और एनर्जेटिक थे, लेकिन रियल लाइफ में वो बहुत इंट्रोवर्ट और डाउन टू अर्थ थे। रियल लाइफ में वो इतने स्वीट थे कि लोग प्यार से उन्हें डार्लिंग भी बुलाया करते थे। इससे इंस्पायर होकर 2010 में उन्होंने एक मूवी भी बनाई थी जिसका नाम ही डार्लिंग था, और वो भी बहुत बड़ी हिट हुई थी। प्रभास का ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन पर्सोना में डिफरेंस ही बता देता है कि प्रभास अपने रोल्स को लेके कितने सीरियस थे। 2013 की मिर्ची बाहुबली से पहले इनकी आखिरी मूवी थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ के कलेक्शन किए थे और ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल किया था। उससे पहले 2011 में भी इनकी रेबल मूवी ने 40 करोड़ की कलेक्शन किए थे और मिस्टर परफेक्ट ने 50 करोड़, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी बात होती थी। और ये नंबर्स उन लोगों को आंसर है जो कहते हैं कि राजा मौली के बिना प्रभास कुछ नहीं थे। बाहुबली ने बेशक उन्हें पैन इंडिया स्टारडम दिया है, लेकिन उससे पहले भी वो साउथ सिनेमा के बहुत बड़े फेज थे। 2013 से ही इन्होंने पूरा फोकस बाहुबली की प्रिपरेशन पे लगा दिया। इसके बीच ना तो उन्होंने कोई ऐड की और ना कोई मूवी की, और पूरा टाइम बाहुबली के लिए अपनी फिजिक ट्रांसफॉर्मेशन में लगा दिया, जहाँ पे ये सिर्फ शिवा के कैरेक्टर के लिए 95 kg तक अपने वेट को ले गए और अमरेंद्र बाहुबली के लिए अपने वेट को 110 kg तक ले गए। और इतना वेट अब तक किसी इंडियन एक्टर ने अपनी मूवी के लिए पुट ऑन नहीं किया था। कुछ लोग बाहुबली की सक्सेस का पूरा क्रेडिट एसएस राजामौली को देते हैं। नो डाउट इस मूवी की सक्सेस में उनका बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन प्रभास भी ये पैन इंडिया स्टारडम पूरी तरह से डिजर्व करते हैं, क्योंकि एक मूवी को इतना समय और मेहनत और कोई एक्टर नहीं देता था। इवन ये मूवी पहले ऋतिक रोशन को ऑफर हुई थी और उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे। 2015 में इन्हें अपनी मेहनत का रिटर्न मिलता है जब बाहुबली रिलीज होकर 600 करोड़ के कलेक्शंस करती है और अपने टाइम की ऑल इंडिया सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनती है। बाहुबली 2 2017 में आई थी और प्रभास ने अपनी इसी फिजिक को 2 साल और मेंटेन रखा। जब 2017 में बाहुबली रिलीज हुई तो उसने 1700 करोड़ कमा के पहले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इवन हिंदी बेल्ट में भी उसने 510 करोड़ की कमाई की थी, जबकि उस वक्त तक किसी बॉलीवुड मूवी ने भी हिंदी बेल्ट में 400 करोड़ के कलेक्शंस भी नहीं किए थे। और इस मैसिव सक्सेस का क्रेडिट राजामौली के बाद अगर किसी को जाता है तो वो है प्रभास। बाकी एक्टर्स के फैंस जो प्रभास से जल के उन्हें लॉटरी स्टार बुलाते हैं ना, उन्हें याद रखना चाहिए कि उनका सुपरस्टार किसी भी मूवी के लिए इतना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाएगा। और इसी मेहनत के नतीजे में आज प्रभास को पैन इंडिया पे इतना बड़ा स्टारडम मिला है कि किसी भी साउथ इंडियन एक्टर के लिए वो मैच करना इम्पॉसिबल है। राजामौली ने रामचरण और जूनियर एनटीआर जैसे 2 और पैन इंडिया स्टार्स भी बनाए थे। आचार्य मूवी जिसमें रामचरण का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और उसे रामचरण के नाम पे ही बेचा गया था, वो हिंदी क्या साउथ में भी नहीं चली। और जूनियर एनटीआर की देवरा ने भी हिंदी बेल्ट में सिर्फ 6 करोड़ से खाता खोला है और प्रभास की किसी मूवी ने भी हिंदी में 20 करोड़ से नीचे की कमाई नहीं की। इवन इंडिया को उनकी 2 सबसे बड़ी फ्लॉप मूवीज राधेश्याम और आदि पुरुष देने के बाद भी इनके टक्कर का कोई पैन इंडिया स्टार नहीं है। मे बी फ्यूचर में अल्लू अर्जुन होंगे चक्कर में, पर फिलहाल तो कोई नहीं है टक्कर में। पर कामयाबी कभी अकेली नहीं आती, वो अपने साथ बोझ भी लेके आती है एक्सपेक्टेशंस का, और प्रभास उन एक्सपेक्टेशंस को मैच करने में फेल हो गई। गलती प्रभास और ऑडियंस दोनों की थी। हमें उम्मीदें रखनी चाहिए थी एसएस राजामौली से, क्योंकि एट द एंड एक्टर का काम सिर्फ मेहनत करना होता है, विजन तो डायरेक्टर का ही होता है।
जिन लोगों ने अपनी एक्सपेक्टेशंस एसएस राजामौली से लगाई थी उन्हें आरआर के रूप में फुलफिलमेंट भी मिला, और जिन्होंने प्रभास से एक्सपेक्टेशंस लगाई उन्हें मिली सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट। यहाँ पे प्रभास ने सबसे बड़ी गलती की स्क्रिप्ट सिलेक्शन में। उनकी मूवी की स्टोरी देख के यही लगता था कि वो सिर्फ मूवी का बजट और अपनी फीस देख के ही मूवी को ओके कर देते हैं, जिसका सबसे पहला उदाहरण हमें मिला साहू के रूप में। अपने टाइम की दूसरी सबसे एक्सपेंसिव मूवी जो बनी थी 300 करोड़ के बजट में, इसलिए सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मूवी भी 1000 करोड़ जाएगी, बट अपनी वीक स्टोरी लाइन की वजह से मूवी ने 500 करोड़ से पहले ही दम तोड़ दिया। अब तुम प्रभास की हाइप का एग्जाम्पल देखो। उसी समय वार 2 ने भी 475 करोड़ के कलेक्शन किए थे और उनसे एक सुपर हिट का टैग मिला था। वहीं प्रभास की मूवी 400 करोड़ के कलेक्शन करके भी एक अंडर परफॉर्मिंग मूवी मानी जा रही थी। लॉकडाउन के बाद प्रभास की राधेश्याम मूवी आती है और उसने भी सेम गलती, वही हॉलीवुड स्केल के एक्शन सीक्वेंस और आंखों को ठंडक देने वाले विजुअल्स, पर स्टोरी फिर से बेकार। इवन मूवी एक लव स्टोरी थी लेकिन प्रभास और पूजा के कैरेक्टर में कोई केमिस्ट्री ही नहीं थी। खराब तो ये मूवी भी थी, पर इस मूवी के साथ कुछ और बुरा हुआ। 350 करोड़ के बजट में बनी मूवी ने सिर्फ 250 करोड़ कमाए और प्रोड्यूसर को 100 करोड़ का झटका दिया। पर हम फैंस ने उम्मीदें नहीं छोड़ी, हम तैयारी कर रहे थे प्रभास के एक बहुत बड़े कमबैक की, क्योंकि उनकी अपकमिंग मूवी का बजट 600 करोड़ से भी ज़्यादा था। इंडिया की सबसे महंगी और सबसे ज़्यादा हाइप वाली मूवी जिसपे लोगों को पूरा यकीन था कि ये बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ेगी ही तोड़ेगी। बट बदकिस्मती देखो, ये मूवी थी आदि पुरुष, और ये नाम ही काफ़ी है जो हुआ वो बताने के लिए। अब प्रभास के फैन इस मूवी के फ्लॉप होने का जिम्मेदार ओम रावत को बताते हैं, जो कि इनकी हिपोक्रेसी को बताता है। मतलब अगर मूवी बाहुबली निकले तो वो प्रभास की वजह से, और अगर फ्लॉप हो जाए तो फिल्म के डायरेक्टर की गलती है। माना प्रभास फिल्म के खराब विजुअल्स और कैरेक्टर्स के बैड रिप्रेजेंटेशन को ठीक नहीं कर सकते थे, पर वो एक चीज़ कर सकते थे, अपने कैरेक्टर के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन। मतलब इंडियन सिनेमा का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, हमारी हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, और तुम श्री राम की तरह चलना और बोलना तो छोड़ो, अपनी फिगर भी मेंटेन नहीं रख रहे। खैर, आदि पुरुष के साथ जो हुआ वो तो हम सबको याद ही है। लेकिन उसी साल के एंड में एक मूवी आती है साहू, जो कि एक बहुत अच्छी मूवी तो नहीं थी, लेकिन फाइनली इसमें हमें प्रभास एक सॉलिड अवतार में नजर आए। बॉक्स ऑफिस पे इसने 700 करोड़ कमाए, जो प्रभास के स्टारडम के हिसाब से कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एसआर के जो उस वक्त पीक पे चल रहे थे उन्हें क्लैश में हरा कर, वो भी 200 करोड़ के नंबर से, अपने हेटर्स का मुंह तो बंद करके रख दिया। इसे हम प्रभास का एक डिसेंट कमबैक तो कह सकते हैं, पर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। प्रभास का असली कमबैक था कल्कि। प्रभास की जिस मूवी से लोगों को सबसे ज्यादा कम उम्मीदें थी, उसी ने प्रभास का एक बहुत बड़ा कमबैक करवाया। 190 करोड़ की ओपनिंग और 1100 करोड़ के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ ये मूवी सुपर हिट हो गई, और प्रभास ने ये प्रूव कर दिया कि उनसे बड़ा मार्केट इंडिया में इस वक्त और किसी सुपरस्टार के पास नहीं है। अच्छे कलेक्शंस के साथ साथ इस मूवी ने वो हासिल किया जो बाहुबली के बाद प्रभास को कभी नहीं मिला था, और वो था ह्यूज क्रिटिकल एक्लाइम। क्रिटिक्स ने इस मूवी की भर भर के तारीफ की और इसे साइफाई जॉनरा में एक बेंचमार्क भी बताया। हाँ, कुछ लोगों ने इस फिल्म में कमियां निकाली, पर उन्हें तुम दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह इग्नोर कर सकते हो। पर एक चीज इस मूवी में स्टिल मिसिंग थी, वो थी प्रभास की एक्टिंग। इस मूवी में प्रभास से ज्यादा अमिताभ बच्चन की तारीफ की गई थी, जो कि वो डिजर्व भी करते थे, क्योंकि प्रभास ने इस मूवी के कैरेक्टर के लिए उतनी मेहनत नहीं की थी। देखो, बाहुबली के बाद जितनी भी मूवीज रिलीज हुई थी प्रभास की, उन सब में से इस मूवी में प्रभास की एक्टिंग अच्छी थी, बट प्रभास की डायलॉग डिलीवरी में जो एनर्जी हम उनकी मूवीज में स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, वो यहाँ पे मिसिंग आउट थी। उनकी डायलॉग डिलीवरी देख के लगता था कि वो सेट पे आते हैं, डायलॉग्स रटते हैं, फिर बोलते हैं, फिर चले जाते हैं। साफ दिख रहा था कि इस मूवी के लिए प्रभास ने अलग से प्रिपरेशन टाइम नहीं लिया, जो कि सच भी था। प्रभास साहू की शूटिंग खत्म होते ही इसके सेट पे पहुंच गए थे, और इसकी शूटिंग खत्म होते ही अपनी अगली मूवी के सेट पे, तो फिर प्रिपरेशन टाइम कहाँ से लिया होगा। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, प्रभास के पास इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है, जो कि कोई लॉटरी नहीं है। प्रभास ने अपनी मेहनत से इसे हासिल किया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब प्रभास एक्टिंग करना ही छोड़ देंगे। माना हर मूवी में प्रभास बाहुबली जितना एफर्ट नहीं लगा सकते, बट कम से कम अपनी फिगर मेंटेन रखना और अपने कैरेक्टर के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन करना जरूरी है। प्रभास को सिर्फ वो मूवीज ऑफर होती हैं जो इंडियन सिनेमा में एक बेंचमार्क क्रिएट करना चाहती हैं और एक डायरेक्टर का विजन होती हैं। नाग अश्विन का ड्रीम प्रोजेक्ट था कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स। या तो प्रभास रूटीन मूवीज करें जैसे वो कर भी रहे हैं राजा साहब की तरह, या तो अपने कैरेक्टर को समझने में और उस जैसा बनने में थोड़ा टाइम और प्रिपरेशन लगाएं। उनके पास अब तक के सबसे ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट की लाइनअप भी है, जिनसे प्रभास का स्टारडम और ज्यादा बढ़ सकता है, एंड आई विश बढ़े भी, क्योंकि इतने डाउन टू अर्थ और स्वीट हार्टेड पर्सन को सक्सेसफुल होता कौन नहीं देखना चाहेगा। अगर आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अब तो 1000 सब्सक्राइबर करा दो यार।